गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग संविधान का विकास पढ़ेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ भारत में। संविधान का विकास कैसे हुआ। हम लोगों ने संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो संविधान बना वहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे, भारत में संविधान बनने की जो यात्रा रही वो कैसी रही, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान का विकास जो हुआ उसकी यात्रा जो शुरू होती है 1773 से 1947 तक। 1947 के बाद हम लोगों ने अपना संविधान बना लिया, जिसकी प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1773 से 1947 के बीच में संविधान का विकास, कौन कौन से कानून आए, कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या प्रक्रियाएं अपनेगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे कई क्लासेस, कम से कम नहीं तो हम लोग 5-6 क्लासेस में देखेंगे आराम से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर कहीं कंटेंट मिलता भी नहीं है। आराम से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा और आप लोग सारे सवाल कर ले जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। बस आराम से आप लोग देखिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस में आएगा, आईएएस में आए, आरओ में आए, कहीं भी आएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सारे सवाल करेंगे बिना किसी डर के। बस डर मत निकाल दीजिए अपने मन से, ठीक है। तो 1773 से 1947 तक का जो विकास है वो कैसे हुआ वो हम लोग देखेंगे। इसके केंद्र में है 1857 का विद्रोह। आप लोग जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी वो, यही है हमारा मेन पिलर पॉइंट जिससे हम चलेंगे। एक इसके बाद का इतिहास, एक है इससे पहले का। तो इसको दो खंडों में हमें पढ़ना पड़ेगा। पहले का कितना हो जाएगा 1773 से 1858 तक, और इसके बाद में 1858 से कहां तक, आजादी तक। दो भागों में हम संविधान के विकास को पढ़ेंगे। कारण, पहले और बाद में अंतर क्या आया, पहले और बाद में अंतर ये आया कि 1773 से 1858 तक का जो पीरियड है ये कंपनी का शासन है। तो कंपनी का शासन अलग तरीके से चलेगा, और 1858 से 1947 तक का जो शासन है ब्रिटिश क्राउन का शासन है। किसका? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन मतलब आप सीधे समझिए ब्रिटेन का जो राजा है, क्राउन का मतलब कि ब्रिटिश क्राउन का शासन चला। 47 के बाद हम लोग आजाद हो गए तो हमारा शासन चल रहा है। तो हमें इन्हीं दो भागों में पढ़ना है इसको। जब हम ब्रिटिश क्राउन के शासन की बात करते हैं तो इस समय जो शासन है जैसे ब्रिटेन में, तो ब्रिटिश क्राउन का शासन वहां अभी भी है, लेकिन संसद वहां है और काम करती है। तो वही संसद उस समय भी थी, वही कानून बना रही थी भारत के लिए, ठीक है। तो हम ब्रिटेन की संसद को ध्यान में रखकर चलेंगे। जब ब्रिटेन की संसद का शासन जो होता है उसी को बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन का शासन, क्योंकि वहां का राज्य का मुखिया कौन है? राजा है, ठीक है। अब जब हम कंपनी का शासन पढ़ेंगे तो इसको हम कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे तो कंपनी के शासन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो नियम पढ़ेंगे एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ईयर है 1773 का। क्रम से चलेंगे तो क्रम आप लोग याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए क्रम में, ठीक है। दूसरा है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको ऐसे ही देवनागरी लिपि में लिख लीजिए,
सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट 1781, 1773 से हम लोग 81 तक पहुंच गए। रेगुलेटिंग एक्ट का विनियमन कानून या अधिनियम, इसको रेगुलेटिंग एक्ट ही लिखा जाता है, तो आप लोग वही लिखिए जो लिखा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट को एक्ट ही लिखते हैं इसे। रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पर यू लिखिएगा केवल, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगू कर लीजिए या रेग्यू कर लीजिए, रेगू ही रखिए, ठीक रहेगा। हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही कंफ्यूजन है। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773। तो शुरुआत आप लोग याद कर लीजिए कि शुरुआत हम लोग करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। अगला है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स क्या है? इंडिया एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कानून। पिट्स वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के? ब्रिटेन के, वही पेश किए थे, इसलिए उनके नाम पर कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद जो तीन हैं वो चार्टर एक्ट के नाम से जाने जाते हैं, तो उसमें याद करना आपको केवल ईयर है। चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, और फिर है चार्टर एक्ट 1853। ये है कंपनी के शासन में क्या डेवलपमेंट हुई उतना, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं कि कभी भी पूछा था रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, 1773 में। कभी कभी आता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ, 1781। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ, 1784। कभी कभी इनको क्रम में लगाने के लिए आ जाता है, तो आपको याद रहेगा ईयर, तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन था वो हम लोग देखते हैं कि कितना था और क्या था उसमें। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई। भारत शासन अधिनियम, एक्ट को अधिनियम कहते हैं, 1858। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट रहा, क्योंकि इसी के तहत भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया और कंपनी का शासन क्या हुआ, अंत हो गया, ठीक है। इसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम, लाया गया। 3 अधिनियम आया भारत परिषद अधिनियम के नाम से, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम, जैसे कि हमने चार्टर एक्ट पढ़े 3, इंग्लिश में हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो हम लोगों ने देखा भारत शासन अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बाद तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके बाद शुरू होता है भारत शासन अधिनियम, ये परिषद के 2 हो गए। अब भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके बाद 5वां आएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935।
भारत शासन अधिनियम 1935। और लास्ट है आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसी एक्ट के तहत हम लोग आज़ाद हुए। तो 6 इस तरफ हो गए और 6 उस तरफ हो गए, ठीक है। इन्हीं 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम इसमें बल्क बंच बना लेते हैं। जैसे ये दोनों एक हो गए, भारत परिषद अधिनियम 1861 और 1909, ये याद करना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये दो, ये एक हो गए। तो भारत शासन अधिनियम 2 है, 1919 और 1935। 2 हो गए आपके काउंसिल एक्ट, और सबसे पहला वाला भारत शासन अधिनियम 1858 का है। हम लोगों ने एक टाइम देख लिया कि किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। पहला है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी का शासन अभी, तो ये याद रखेंगे कंपनी का शासन चल रहा है, क्योंकि कंपनी शासन की चीज़ें अलग होती हैं। क्योंकि एक सरकार नहीं है कोई कंपनी, कंपनी एक कंपनी है। जैसे हम लोग इस समय प्राइवेट कंपनी रिलायंस है, टाटा की कंपनी है, गोदरेज है, कोई भी कंपनी है, वैसे ही ये भी कंपनी थी जो व्यापार करती थी। यहाँ कंपनी से शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, इससे पहले हम कुछ पृष्ठभूमि समझते हैं। क्योंकि भारत में जो शासन रहा कंपनी शासन, कंपनी शासन का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ कब? गठन हुआ 1600 में। कहाँ बनी? ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में गठन हुआ, फिर ये भारत आई। भारत आई, इसको अनुमति किसने दी थी? एलिजाबेथ, जो वहाँ की क्वीन थी, एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने इनको अनुमति दी थी भारत में व्यापार करने की। एलिजाबेथ, क्वेश्चन आता है किसने अनुमति दी थी? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनको अनुमति दी 1600 में कि भारत से व्यापार करने की अनुमति दी। भारत से व्यापार का मतलब होता है वस्तुएं खरीदना और बेचना। भारत से व्यापार करने की अनुमति। पहले इसको समझ लेंगे, आगे एकदम आसान हो जाएगा आपका। व्यापार का मतलब वस्तुएं खरीदना और बेचना। अनुमति तो थी, लेकिन केवल यही कंपनी वहां ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन भारत से व्यापार करने की अनुमति केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। केवल, याद रखिएगा, केवल यही कंपनी व्यापार करेगी भारत से, और कोई कंपनी वहां से भारत नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव राइट उसको मिलेगी, और कोई भी यहां पर प्रतिस्पर्धी नहीं होगा ब्रिटेन से, कम से कम। अब चलिए, इसने शुरू किया व्यापार भारत में, ठीक है। इस कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू हुआ। व्यापार क्या?
वस्तुएं खरीदना बेचना शुरू हुआ, यहाँ से खरीदे ब्रिटेन में बेच रहे हैं। इस क्रम में हुआ क्या, व्यापार तो कर ही रहे थे, अब हुआ इनका युद्ध, जो हम लोग जानते हैं कौन से, एक है प्लासी युद्ध, दूसरा है बक्सर का। इन्हीं युद्ध से कहानी कंपनी की शुरू होती है। बक्सर का युद्ध आपका 1764 और प्लासी का 1757। ठीक है, यहीं से कहानी शुरू होती है। और बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप एक जो संधि होती है, जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि, 1765। इस संधि के तहत कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। कर प्राप्त होते हैं। किस क्षेत्र के, तो वो क्षेत्र है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब आप लोग कहानी समझते चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। दीवानी अधिकार क्या होते हैं, राजस्व वसूलने का अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार और सिविल जस्टिस। सिविल न्याय, क्रिमिनल वाला नहीं, सिविल जस्टिस, ये कंपनी को मिल गया। राजस्व वसूलने मतलब जो लैंड से रेवेन्यू मिलता है, लैंड से रेवेन्यू, लैंड से जो पैसा मिलता है रेंट सरकार को, वही तो पैसा मिलने लगेगा कंपनी को यहीं से। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक बड़ा क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र था, अब सोचिए ये लगभग क्षेत्र है जो कंपनी को मिल गया। शासन करेगी कंपनी यहाँ पर। कंपनी यहाँ से जमीन का पैसा लेगी, जमीन का जो रेंट होता है हम लोग देते हैं, ये सरकार को मिलने लगा। सरकार को मतलब कंपनी को मिलने लगा। अभी तक किसको मिल रहा था, राजा को मिल रहा था, बंगाल का जो राजा था सिराजुद्दौला या जो भी अन्य राजा थे उनको। अब ये सब कंपनी को मिलेगा। अब यहीं से शुरू होगी स्टोरी आपकी आगे की। यही चीजें ध्यान रखकर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंपनी को यहाँ राइट्स मिल गए, राजस्व वसूलने के अधिकार मिल गया। वो अब कंपनी अपना पैसा अपने पास रखेगी। बढ़िया। जो कंपनी अभी तक व्यापार करती थी, वस्तुएं खरीदती थी, बेचती थी, अब वो कंपनी क्या करने लगी, शासन करना शुरू कर दिया। तो यहीं से एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई कंपनी। कंपनी एक शक्ति बन गई, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सामने आई। अभी तक तो कंपनी थी, लेकिन अब पावर बन गई। उसके पास पावर भी तो हो गई राजस्व वसूलने की। कोई भी कंपनी राजस्व नहीं वसूलती है। अभी देख लीजिए, कोई आपके यहाँ देसी कंपनी दिख रही है, कोई भी कंपनी है, क्या किसानों से कोई लगान वसूलने जाता है क्या, नहीं, सरकार वसूलती है। लेकिन ये कंपनी प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद इसने राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब जब क्षेत्रीय शक्ति बनेगी तब होगा इसका संघर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटेन की संसद से, क्योंकि अनुमति तो उसने ही दी थी व्यापार करने की। व्यापार करते थे, लेकिन इसके अलावा ये दूसरा काम शुरू कर दिए, प्रशासन भी करेंगे अब किसी क्षेत्र पर, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। अब इसी को देखते हुए वहां पर आता है रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए। चूंकि ये कंपनी थी, अब हम उसके प्रावधान थोड़ा सा देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्यों और कैसे लाए गए।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके प्रावधान, फीचर्स। कंपनी का शासन पहला कानून है रेगुलेटिंग एक्ट। अब कौन पास करेगा एक्ट, एकदम क्लियर होना चाहिए। कौन पास करेगा, ब्रिटेन की संसद पास करेगी। तो पहली बात यहां पर जो मेन इसका उद्देश्य था इस एक्ट का, ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया। ब्रिटेन की संसद द्वारा कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारित किया गया। नियंत्रण स्थापित कैसे, ब्रिटेन की संसद है, जो ब्रिटेन की सरकार, वो नियंत्रण स्थापित करेगी। इस उद्देश्य से उसको पारित किया गया। तो ये पहला कदम था ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर कंट्रोल करने का। तो रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्वेश्चन आता है बार बार, रेगुलेटिंग कानून या एक्ट आप लिखेंगे अच्छा रहेगा। कानून पहला कदम था, पहला प्रयास था ब्रिटेन की संसद का, ब्रिटेन की संसद का कंपनी पर नियंत्रण करने का, कंपनी पर नियंत्रण करने का या नियंत्रण स्थापित करने का। ठीक है, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। दूसरा, इसके तहत और क्या हुआ, एक काम और हुआ। अभी हमने देखा ना, प्रशासन चलाना शुरू कर दिया उसने। क्यों, तो वो राजस्व वसूल रही है, तो प्रशासन तो कर ही रही है, ये तो प्रशासन है, प्लस पॉलिटिकल काम करने लगी। तो पहली बार यहीं पर, पहली बार इसी एक्ट के तहत कंपनी के राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। राजनीतिक कार्य कौन से, जो युद्ध कर रहे हैं, कौन से काम है, राजनीतिक। और कंपनी का काम था व्यापार करना, वो यहां युद्ध कर रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी आपकी, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य, इसी पर कंट्रोल करने का प्रयास होगा ब्रिटेन की संसद का। ठीक है, इसके तहत एक काम, इसका जो उद्देश्य था, एक और उद्देश्य था, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली इसने। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो यहां पर आपको जो ध्यान देना है, हम पढ़ रहे हैं प्रशासन के बारे में, तो केंद्रीय प्रशासन और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य कंपनी के, ये उसके उद्देश्य थे। किसके, रेगुलेटिंग एक्ट के हिडन उद्देश्य थे। अब हम इसके जो प्रावधान थे, उस प्रावधान से समझेंगे कि ये उद्देश्य कैसे पूरे किए गए। अब समझिए प्रावधान, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इजी है। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को, अब यहां से एकदम क्वेश्चंस की भरमार है आपकी, जहां से आपको डाउट्स होते हैं वो यहीं से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। स्टोरी समझते जाइए बस। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया,
बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बना दिया गया इसी एक्ट के तहत। अब देखिए, इसके तहत बना तो दिया गया, लेकिन क्या बंगाल का गवर्नर जनरल अकेले काम करेगा? नहीं। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, अकेले कैसे काम करेगा वो, कि सहायता के लिए क्या किया गया? कार्यकारी परिषद बनाई गई। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसकी स्थिति एकदम प्राइम मिनिस्टर वाली बनेगी, कैबिनेट वाली। प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा आपका बंगाल गवर्नर एक बार से, और जो काउंसिल है ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में काम करेगी। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। जब कोई परिषद होती है तो उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ मेंबर्स कितने होंगे कार्यकारी परिषद में? 4। तो अब गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल कुल मिला के हो गए 5 लोग, ये चलाएंगे शासन। ठीक। यहां पर आपको जो डाउट आएगा वो ये, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहीं से वो स्पष्ट करते चलते हैं। जैसे बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था, इस तरह के जो सवाल हैं। तो पहले आप समझते हैं कंपनी, जो आप समझ चुके हैं। कंपनी के क्षेत्र थे बंबई, मद्रास और बंगाल। इनको बोलते थे ये लोग प्रेसिडेंसी। तो बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। हर प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था। यहां पर गवर्नर होता था। सब गवर्नर अलग अलग शासन करते थे, सबके अपने अपने रूल्स थे, कोई किसी पर निर्भर नहीं था। तीनों जगहों पर गवर्नर थे, अलग अलग शासन कर रहे थे, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से काम करते थे, एक दूसरे से स्वतंत्र थे। हेल्प चाहिए होती तो ले लेते थे, काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। अब देखिए, यहां पर तीनों जगहों पर गवर्नर है। अब यहां से शुरू होता है खेल। यहां समझिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बंगाल का, सब बंगाल पर केंद्रित है। पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर तो क्लाइव को बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि उस जो प्लासी का युद्ध जीता था उसके तहत। अच्छा, आप लोग मैप जरूर बनाते रखिए। जैसे ये है मैप हमारा, तो ये हो गई आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये हो गई आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये हो गई बंगाल प्रेसिडेंसी। ये हो गई बंगाल, ये हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सोचो कितनी दूर दूर पर है। तो सबका गवर्नर था, यहाँ का गवर्नर, मद्रास का अपना गवर्नर, बंगाल का अपना गवर्नर, बॉम्बे का अलग। तो हमसे पूछा गया बंगाल का गवर्नर कौन था। पहला गवर्नर था क्लाइव। ठीक, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इधर थोड़ा सा लेके आते हैं। ठीक है, गवर्नर क्लाइव था। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग।
1772 में 74 तक वारेन हेस्टिंग रहा गवर्नर। अब आप समझिए आगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सोचो उस समय जो बंगाल का गवर्नर रहा होगा उसका नाम बदल के क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। कहाँ का, बंगाल का। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा, आप लोग समझ गए होंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, यही होंगे भाई साहब वारेन हेस्टिंग। पीरियड क्या होगा, 1774 से 85 तक रहे हमारे हिसाब से। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे, तभी ये कानून आ गया। कानून आ गया तो उसका पद का नाम बदल दिया गया कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कहेंगे अब बंगाल का। तो इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक, आगे चलिए। अब आगे यहीं से बंगाल का गवर्नर जनरल चलेगा, पद चलता जा रहा है चलता जा रहा है। जब आप 1833 में पहुंचेंगे, कब, 1833 में, तो बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद है, बंगाल गवर्नर जनरल, पद का नाम है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अभी तक ये चल रहा है। जब 33 में जाओगे तो इसका नाम, ये 33 तक है, 1833 तक, इसी का नाम बदल दिया जाता है और कर देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का। आप बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, भारत का गवर्नर जनरल की बात करेंगे। मतलब इसका क्षेत्र और बड़ा हो गया, जो भी सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था अब पूरे भारत का हो गया। मतलब इस बीच में क्षेत्र का विस्तार हुआ होगा। अब यहीं पर फिर वही बात आएगी अंतिम और पहले की। तो यहां पर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल उस समय था बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहां तक हम लोग समझ गए जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आता है। पहला फैक्ट हमने समझा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, एक बात। दूसरा, उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे। ठीक, तो इस तरह से बंगाल का गवर्नर प्लस 4, 2 लोग, 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यह रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान था, ये तो हम लोग समझ रहे थे। दूसरा प्रावधान क्या था उसमें, दूसरा, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जैसे अब इसमें डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल, तो जब जनरल लगता है तो पद का विस्तार होता है, क्षेत्र का विस्तार होता है, पावर बढ़ेगी। तो पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया, क्योंकि वहां कौन बैठ रहा है, वहां तो गवर्नर ही बैठ रहा है, को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
ठीक है। इसके अलावा एक काम और हुआ, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईयर भी पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ ऐसे भी आता है। तो ईयर है आपका 1774, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया तो उसके 1 साल बाद कर दिया गया स्थापित। अब सर्वोच्च न्यायालय जब बन गया तो उसमें न्यायाधीश होंगे, क्यों? क्योंकि न्याय करना है। कितने लोग होंगे? तो 1 और 3, ये हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश। और 3 जज। मुख्य न्यायाधीश कौन बना था पहले? उनका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे कहीं मिलेगा या इम्पे मिलेगा, वही बात है, ये प्रोनाउंसिएशन का फर्क आता है, ठीक है। 3 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? जो कंपनी था, चूंकि कंपनी है तो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, लोग जो काम करते हैं कंपनी में उनको क्या कहते हैं? कर्मचारी। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे, कुछ प्रतिबंध लगाए गए। कंपनी के कर्मचारियों पर प्रतिबंध क्या लगाया गया ये बताया गया। प्रतिबंध लगाया गया, कोई उपहार नहीं स्वीकार करेंगे, उपहार स्वीकार नहीं करेंगे। किससे? स्वाभाविक रूप से भारत के लोगों से, भारत में ही तो काम कर रही कंपनी। दूसरा, निजी व्यापार नहीं करोगे। निजी व्यापार मतलब एक तो कंपनी खुद व्यापार कर रही है, तो कंपनी की तरफ से आप नियुक्त कर्मचारी हैं, तो कंपनी के व्यापार में आप काम कर रहे हैं। पता लगता है कंपनी का 10 डब्बा यहाँ से ब्रिटेन गया, उसमें 5 डब्बा हमने अपना भी भेज दिया, ऐसा नहीं करेंगे। यही निजी व्यापार पर प्रतिबंध। और घूस वगैरह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि नहीं करेंगे। सोचो उस समय भी घूसखोरी होती थी। निजी व्यापार यहाँ पर जो रेफरेंस आ रहा है क्या है ना, कि बंगाल से जब व्यापार इनको करना होता था तो परमिट लेना पड़ता था कंपनी को, लेकिन कंपनी ने परमिट के बजाय, क्योंकि संधि कर ली थी, तो परमिट वाला सिस्टम हो गया खत्म। अब कंपनी भी व्यापार कर रही है फ्री में, अब जो कंपनी कर्मचारी है वो भी व्यापार कर रहे हैं, कोई टैक्स दे ही नहीं रहा है, लेकिन भारत के लोगों को टैक्स देना पड़ता था। यही दिक्कत थी यहाँ पर। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो समझने की इंपॉर्टेंस बहुत सही है कि कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी होती है, हम यही आपको समझा देते हैं, आगे हम नहीं समझाएंगे बार बार, क्योंकि हमें इसी से काम करना। कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी है, सारा खेल इसी के साथ में है। कंपनी की गवर्निंग बॉडी को या के लिए अनिवार्य कर दिया गया, के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि यह आवश्यक कर दिया गया कि वह सरकार को रिपोर्ट दे। सरकार का मतलब ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की सरकार सरकार को रिपोर्ट दे, सूचना दे, सरकार को रिपोर्ट दे। किन मुद्दों पर? क्योंकि यहां से ये राजस्व वसूल कर रहे हैं, तो राजस्व की सूचना दीजिए। यहां पर आप मिलिट्री अभियान चलाते हैं भारत में,
तो आप मिलिट्री सूचना दीजिए हमको, कौन कौन से अभियान चला रहे हैं। सिविल मामलों पर भी कुछ आप अधिकार एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बारे में भी बताइए। तो आपको मामले याद करने की जरूरत नहीं है कि ब्रिटिश सरकार को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया, किसको, कंपनी के द्वारा, कि कंपनी अनिवार्य रूप से सरकार को सूचना देगी। अब यहां एक शब्द आया, गवर्निंग बॉडी सूचना देगी। कंपनी की गवर्निंग बॉडी कौन, गवर्निंग बॉडी का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी सदस्य होते हैं ये चुने जाते हैं, क्योंकि एक कंपनी है तो कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। चुने जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। शेयर होल्डर्स के द्वारा। ये शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, वास्तविक मालिक, क्योंकि इन्हीं का पैसा लगा होता है। जैसे कि हम लोग इस समय भारत में कोई कंपनी है तो कंपनी कई लोगों से मिलकर बनी, तो क्या करते हैं कि सबको शेयर्स जारी कर देती है कंपनी, और वो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। अब जिसको कंपनी का स्वामी बनना है वो शेयर खरीद ले और कंपनी का मालिक बन जाए। तो यही शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के मालिक हैं। ये चुनते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। इनकी संख्या फिक्स होती है जो बाद में आपको बदलती हुई दिखाई मिलेगी पड़ेगी जब हम पढ़ेंगे आगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक और बॉडी आएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से, तो दोनों में क्लैश होगा। वो और ये मिक्स नहीं करनी है, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हम इसी के साथ इसको खत्म करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट को। नेक्स्ट जो एक्ट है हमारा, इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसको देखेंगे इसके बाद। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको चुनते हैं शेयर होल्डर्स, और बदले में कंपनी इनको क्या देती है, शेयर होल्डर्स को लाभांश, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। पैसा मिलता है क्योंकि शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया कंपनी में, और इसको हम लोग ऐसे समझते हैं इस समय जो भी जो कंपनियां हैं वो ऐसे ही काम करती हैं। तो ये हो गई कंपनी, ये आप लोग उसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। ये शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया इसमें और मालिक बन गए, जिसका पैसा वो मालिक। और कंपनी, इससे शेयर होल्डर्स को फायदा क्या है, तो जो कंपनी से इनको लाभ मिलेगा, इस लाभ को लाभांश बोलते हैं, लाभ का अंश, क्योंकि कई लोग होते हैं ना शेयर होल्डर्स में, या डिविडेंड, ठीक है। यही है, इस समय भी यही चलता है। किसी भी कंपनी के आप शेयर खरीदिए, आप उसके शेयर होल्डर हो जाते हैं और बदले में कंपनी आपको डिविडेंड देगी, मंथली या ईयरली या क्वार्टरली, जैसा भी है, ठीक है। यही कंपनी है अमेरिका वाली जो कंपनी है, वो ऐसी ही एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। तो ये आज हम द एंड करते हैं। अब कल हम लोग देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट।